जीएन साईं बाबा की जहाँ तक बात है, वो स्टेट किसी के साथ क्या दमन कर सकता है और राज्य जो है ना किस हद तक जा सकता है, उसका पूरा जो उदाहरण है वो जीएन साईं बाबा का अपना एक पूरा जो जीवन है वो उसका उदाहरण है। और कार्ल मार्क्स ने एक बार ये कहा था कि जो शिक्षा है, आपका मीडिया है, कोर्टें हैं, या जितने भी संस्थाएं हैं, वो सारी की सारी सत्ता वर्ग की सेवा के लिए ही बनी हुई है। और उससे हमें हैरान होने की जरूरत नहीं है, कम से कम वो लोग जो इन चीजों को समझते हैं कि वो सत्ता का ये चरित्र है, कोई नई चीज नहीं है और हमेशा से सत्ता ये करती आई है। और जीएन साईं बाबा के मामले में जो है ना, और खास तौर पे आप ये भी कह सकते हैं पिछले 10 साल में, मतलब कि आप ऐसा कोई उन्होंने छोड़ा नहीं है कि कोई मुखौटा रखा हो, सारे मुखौटे भी एटलीस्ट उतार के फेंक दिए। कांग्रेस ने, सही बात है कि बहुत सारी कांग्रेस के समय में भी उन्होंने ऐसा किया होगा, मैं उससे अलग राय नहीं रखता, परंतु कांग्रेस ने उसके बावजूद भी एक मुखौटा रखा, कोशिश की अपने आप को एक डेमोक्रेटिक दिखाने की वो कोशिश करते थे। परंतु बीजेपी ने वो मुखौटा भी उतार दिया और ये कहा कि हमने मुखौटे की जरूरत नहीं है, जो भी है वो सीधा सीधा करेंगे। और जीएन साईं बाबा के जो केस में आपको पूरा नजर आएगा, मुझे लगता है कि शायद पहला केस होगा जिसमें जीएन साईं बाबा 2 बार बरी हुए कोर्ट से। अदरवाइज कोई कोर्ट में ऐसा, मेरी एज ए एडवोकेट में कह सकता हूं कि मेरी नॉलेज में ऐसा कोई केस नहीं है कि एक हाई कोर्ट ने किसी को इक्विटल कर दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जाके उसको ये कहा कि दोबारा इसको वही सेम हाई कोर्ट सुनेगी। ये ऐसा कभी नहीं हुआ। और हाई कोर्ट में बाकायदा उनका बरी हुआ, बरी होने के बाद तुरंत रातों रात जो है ना, स्टेट कहो या सेंट्रल गवर्नमेंट कहो, जो तुषार मेहता है वो सेंटर के अटॉर्नी के साथ काम करते हैं, उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तुरंत इस पे स्टे कीजिए। और चीफ जस्टिस ने एक ऐसी बेंच को वो मैटर रेफर किया कि जहां से ये पता था कि ये डिसीजन आएगा, और वो उस तरीके से उन्होंने वो कहा कि अब ये दोबारा से उसी महाराष्ट्र की हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ही दूसरी बेंच इसको सुनेगी। और उस बेंच को सुनने के मामले में 2 साल से ज्यादा का समय निकल गया। और उसके बाद भी जब दूसरी बेंच ने भी उनको बरी कर दिया, तो दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, सेम बेंच के पास गया, उस सेम बेंच ने अब कहा कि अब हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं बचा। तो इससे ज्यादा जो है ना, स्टेट का रिप्रेशन नहीं हो सकता। और अकेले जीएन साईं बाबा का इशू नहीं है, मतलब कि आप देखिए उमर खालिद जो है, पिछले, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1500 से ज्यादा दिन हो गए वो जेल में है और आज तक कोई एविडेंस नहीं है, कोई ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, परंतु उसके बावजूद भी कोई बेल का इशू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक इशू चला गया, परंतु जिस देश में ये रूल है बाकायदा कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, उस रूल को भी ब्रेक करते हुए उसकी उमर खालिद की केस की सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे एक नहीं है, मतलब सैकड़ों उदाहरण हैं जिसमें कि बेवजह लोगों को अंदर रखा जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं, इस पे बात करना नेचुरली बहुत जरूरी है। और बेशक हम थोड़े लोग आज आए हैं, थोड़े लोग भी अगर बात करेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। और मेरा एक सुझाव जरूर है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमने जितनी भी बातें की हैं वो शायद बाहर की करी है, हमारे से दूर डायरेक्ट जुड़े हुए जीवन की शायद हम बातें नहीं कर पाए। कोशिश हम ये करें कि हम जो लोग सामने बैठे हैं, जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, उनसे हम जीएन साईं बाबा को कैसे जोड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट इशू ये है, हम उससे उमर खालिद की रिहाई को जीएन साईं बाबा के साथ जो रिप्रेशन हुआ उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये। और अदरवाइज तो ये जो है ना एक सेरिमोनियल सा रह जाएगा कि हमने आए, फूल चढ़ाए, काम चले गए। तो मैं ज्यादा बातचीत ना करते हुए आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, और ये जीएन साईं बाबा को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और नेचुरली हम कोशिश करेंगे कि उनके दिखाए रास्ते पे, उनसे हो सकता है पूरी तरीके से हम सहमत हैं ना हैं, उसके बावजूद भी जो उनका एक रिप्रेशन के खिलाफ एक रास्ता था जिसमें वो झुके नहीं, वो डरे नहीं, वो बिके नहीं, उन्होंने सरेंडर नहीं किया, ये इतना भी हमारे लिए काफ़ी है।
कि एक ऐसा शख्स था जो सत्ता के हर आंधियों के खिलाफ वो खड़ा रहा, ये सीखने के लिए भी उनसे काफ़ी है। तो मैं